तो पिछले लेक्चर में हमने बात करी थी एटॉमिक मास के बारे में और मॉलिक्यूलर मास के बारे में, और उससे पहले हमने बात करी थी कि नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं हमारे होते हैं। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ यूनिट पार्टिकल डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर। और नंबर ऑफ यूनिट पार्टिकल कंपाउंड के केस में क्या होगा? मॉलिक्यूल होगा। और एलिमेंट के केस में ज़्यादातर एटम होगा, लेकिन जो ऐसे एलिमेंट होंगे जो नेचर में मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे उनका यूनिट पार्टिकल मॉलिक्यूल होगा। हमने और ये भी बात करी थी कि ग्राम एटम, अगर मान लो ग्राम और एटम के बीच में ऑफ वगैरह नहीं है तो हमारा ये किसको डिनोट करता है? मास को नहीं, मोल को डिनोट करता है। ग्राम एटम मतलब मोल्स ऑफ एटम, ग्राम मॉलिक्यूल मतलब मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल, ग्राम आयन मतलब मोल्स ऑफ आयन। इस तरीके से हमने बात करी थी। अब आगे इसी को बात को लेकर हम आगे चलते हैं, और अब आगे हम बात करेंगे एटॉमिक मास यूनिट के बारे में। ठीक है, तो एटॉमिक मास यूनिट को समझने के लिए हम इसको उल्टा पढ़ते हैं, जैसे उर्दू पढ़ते हैं उल्टी। तो इसे उर्दू की तरह देखते हैं। एटॉमिक मास यूनिट कैसे देखेंगे कि एक यूनिट है। ठीक है, किसकी यूनिट है? मास की यूनिट है। ठीक है, मास की यूनिट है जो कि डिफाइंड है फॉर एटम्स। एटम्स मतलब वेरी वेरी स्मॉल मासेस। पता है हमें एटम का मास क्या होता है? एटम का मास होता है हमारा बहुत छोटा होता है। एक एटम मतलब हमारा बहुत छोटा होता है। ठीक है, तो एक है यूनिट, ये किस चीज़ की यूनिट है? मास की यूनिट है, जो कि वेरी वेरी स्मॉल मासेस के लिए होती है, फॉर एग्जांपल एटम और मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अब मास की तो हमारे पास पहले से ही बहुत सारी यूनिट थी हमारे पास। कौन कौन सी मास की यूनिट हम जानते हैं? ठीक है, अगर हम बात करें जो जो मास की यूनिट हम जानते हैं तो कौन कौन सी? ग्राम है, केजी है, ठीक है, और कौन सी है? और मिलीग्राम है, क्विंटल है, टन है। इतनी सारी मास की यूनिट्स हमें पता है। तो इस वाली मास की यूनिट की जरूरत कैसे क्यों पड़ी? हम एग्जाम्पल समझते हैं। सपोज एक पेन है हमारा, एक पेन है, कितना पेन का मास कितना है? सपोज 10 ग्राम का है, 10 ग्राम का है। इसको हम सभी मास की यूनिट्स में लिख सकते हैं, किसी भी मास की यूनिट में लिख सकते हैं। सपोज अगर हम इसको मिलीग्राम में लिखेंगे तो कितना हो जाएगा? 10⁴ मिलीग्राम हो जाएगा। केजी में लिखोगे तो 0.01 केजी हो जाएगा। ठीक है, और अगर क्विंटल में लिखोगे तो 10⁻⁴ क्विंटल हो जाएगा। और टन में लिखोगे तो 10⁻⁵ टन हो जाएगा। किसी में भी लिख सकते हैं, लेकिन पेन का मास हम इन सभी में से किसी भी यूनिट्स में लिख सकते हैं, लेकिन सबसे कन्वीनियंट कौन सा है? तो कन्वीनियंट तो ग्राम है। क्यों ग्राम है? ग्राम इसलिए कन्वीनियंट है क्योंकि न्यूमेरिकल वैल्यू सबसे छोटी किस में आ रही है? इसी में आ रही है। सबसे छोटी तो इसी में आ रही है, मतलब जो सबसे छोटी 10 ग्राम है। हम डेसिमल्स में नहीं प्रेफर करेंगे या 10 की पावर में, तो जितना कम से कम हमारी पावर वगैरह है। और मतलब बढ़िया सा आंसर देखो, 10 एक अच्छा आंसर है कि कितना चीज का है 10। अब 0.01 थोड़ा सा मतलब ठीक है, लेकिन 10 ग्राम एक फीलिंग भी आ रही है कि ये सबसे ज्यादा कन्वीनियंट मेथड है। ठीक है, ठीक है, तो ये कन्वीनियंट हो गया। अब ऐसे एक एग्जांपल लेते हैं लोडेड ट्रक का। ठीक है, सपोज एक लोडेड ट्रक है। ठीक है, इसका मास है हमारा 80 टन। सपोज 80 टन। तो इसको भी हर किसी में हम मेजर कर सकते हैं। क्विंटल में करेंगे 800 क्विंटल होगा। ठीक है, केजी में करेंगे तो 8 इंटू 10⁴ केजी हो जाएगा। मिलीग्राम में करेंगे तो 8 इंटू 10⁻10 मिलीग्राम हो जाएगा। और ग्राम में करेंगे तो 8 इंटू 10⁻7 ग्राम होगा। अब लोडेड ट्रक का मास भी हम किसी भी यूनिट में मेजर कर सकते हैं, लेकिन सबसे कन्वीनियंट कौन सा है? टन वाला, यानी कि जिसमें न्यूमेरिकल वैल्यू छोटी आए। तो हम ऐसे अपने कन्वीनियंस के लिए यूनिट प्रेफर करते हैं। अच्छा, अब एटम का मास होता है बहुत कम। सपोज मैंने एक एग्जांपल लिया एक हाइड्रोजन एटम का। तो एक हाइड्रोजन एटम का मास होता है, कोई भी एटम हो मतलब उसका मास बहुत छोटा ही होगा। हाइड्रोजन के एक एटम का मास होता है 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम। तो इसको मिलीग्राम में भी मेजर कर लोगे तब भी कितना हो जाएगा? ये मिलीग्राम में भी कर लोगे, 1 ग्राम में कितने ग्राम, कितने मिलीग्राम? 1000 मिलीग्राम। तो इस कितना आ जाएगा? 1.66 इंटू 10⁻21 मिलीग्राम। तो मिलीग्राम में भी इट इज नॉट अ कन्वीनियंट मेथड टू मेजर इट। ठीक है, तो मेजर करने के लिए हमें कन्वीनियंट मेथड एक चाहिए था, कोई कन्वीनियंट यूनिट चाहिए थी, और इसी वजह से हमारे पास आई एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, जो कि एक यूनिट है मास की फॉर मेजरिंग वेरी वेरी स्मॉल मासेस, फॉर एग्जांपल एटम्स और मॉलिक्यूल्स। तो एटॉमिक मास यूनिट क्यों आई? हमारे कन्वीनियंस के लिए। एक बात ये समझ आई। अच्छा, अब एटॉमिक मास यूनिट को भी हमें एक डिफाइन करना होगा। जैसे कि हमारी कोई भी मास की यूनिट थी, सपोज मास की यूनिट थी केजी, किलोग्राम। तो किलोग्राम 1 केजी की डेफिनेशन फिक्स्ड है। अब देखो, जब पहले सबसे पहले 1 केजी हुआ होगा तो थोड़ी कि कितना 1 केजी है, ऐसे तो हमें क्या पता कितना 1 केजी है। जब सबसे पहले शुरू शुरू में आया होगा 1 केजी, तो क्या करा इन्होंने?
हमारे जो भी साइंटिस्ट वगैरह लोग थे उन्होंने प्लैटिनियम इरिडियम का एक सिलेंडर लिया, ठीक है, प्लैटिनियम इरिडियम का एक सिलेंडर लिया और उसका मास फिक्स कर दिया कि ये है 1 केजी। अब इसका जितना भी मास है वो है 1 केजी और इसके रिस्पेक्ट में बाकी सभी मासेस को हम डिफाइन करेंगे। मतलब जो प्लैटिनियम इरिडियम का सिलेंडर है, प्लैटिनियम इरिडियम का जो सिलेंडर है, इसका जितना मास है, इसका जितना मास है वो है 1 केजी और बाकी सब इसी के रेफरेंस में डिफाइंड है। तो एक रेफरेंस हमने लिया कि 1 केजी इतना होता है, ठीक है, 1 केजी में 1000 मिलीग्राम होते हैं, एक रेफरेंस है। तो इसी तरीके से हमें 1 एएमयू भी डिफाइन करना होगा कि 1 एएमयू कितना होता है। अब मास की यूनिट तो हो गई, तो 1 एएमयू हमारा कैसे डिफाइन किया गया, 1 एएमयू डिफाइन करा गया, इट इज द 1/12 मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12। कितना, 1/12 मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12, ठीक है। अब मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12 ये हमने एक्सपेरिमेंटली निकाला, एक्सपेरिमेंटली निकाला और कितना आया 1.99 इंटू 10⁻23 ग्राम, ये आया मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम, ठीक है। तो मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम आ गया हमारा 1.99 इंटू 10⁻23 ग्राम। अच्छा, तो अब मैं क्या 1 एएमयू को क्या लिख सकता हूँ, देखो ध्यान से देखो, ठीक है, तो मैं 1 एएमयू को ऐसे लिख सकता हूँ, 1 एएमयू कितना हो जाएगा, 1 एएमयू क्या हो जाएगा 1/12 मास ऑफ 1 कार्बन एटम जो कि आया था 1.99 इंटू 10⁻23, ठीक है। ये कितने में आएगा, ग्राम में आएगा, बोलो, ठीक है। और अब फिर आगे 1 एएमयू, इसको मैं थोड़ा रीअरेंज करूंगा, क्यों करा बताया, ठीक है। इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, देखो 1/12 ऐसे है, इसको मैं नीचे ले आया, ऐसे डिवाइड में ले गया 1.99 इंटू 10⁻23, इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, ठीक है। और ऐसा मैंने क्यों लिखा, इसलिए लिखा क्योंकि ये जो आता है जब हम इसको सॉल्व करेंगे 1 एएमयू, ठीक है, अगर हम इसको सॉल्व करें 12/1.99 इंटू 10⁻23 तो ये आ जाता है हमारा, पता है किसके बराबर, ठीक है, क्या आता है 16.022 इंटू 10⁻23 ग्राम। क्या है, कुछ देखा देखा लग रहा है, 6.022 इंटू 10⁻23 कुछ देखा रहता है, क्या एवोगाड्रो नंबर है, हाँ ये एवोगाड्रो नंबर है। तो क्या 1 एएमयू इसकी जगह क्या लिख दूं मैं, एवोगाड्रो लिख दूं, तो 1 एएमयू क्या हो गया 1 अपॉन एवोगाड्रो ग्राम, और इसी को अगर आप सॉल्व करोगे तो कितना होगा 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम। तो ये हमें याद रखना है, दिस वी हैव टू रिमेंबर कि कन्वर्जन क्या है 1 एएमयू में कितने ग्राम होते हैं। कन्वेंशनल डिफाइंड क्या था कि 1 एएमयू में 1/12 मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12 है, फिर एक्सपेरिमेंटली मास ऑफ कार्बन 12 का एटम लिया, फिर हमने इसको जब सॉल्व करा तो ये आया 1 अपॉन एवोगाड्रो ग्राम या फिर 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम, ये आया ये एक्सपेरिमेंटली, एक्सपेरिमेंटली एक्सपेरिमेंटली इसका मास आया था और फिर जब सॉल्व करा तो ये वाला आ गया, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखनी है हमें, क्वेश्चंस में ये चीज़ काम आएगी और थ्योरेटिकल क्वेश्चंस के लिए ये चीज़ काम आएगी। मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम हमें याद नहीं रखना, ये एक्सपेरिमेंट लिया है, ठीक है। अच्छा, तो अब हमारा जो एटॉमिक मास, और याद करो एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास जो हमने पहले पढ़ा था वो क्या था, क्या था वो, मास ऑफ मॉलिक्यूलर मास क्या था, मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल अपॉन 1/12 मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12, यही था। और ऐसी एटॉमिक मास क्या था, एटॉमिक मास ऑफ 1 एटम अपॉन 1/12 मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12, और 1/12 मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12 तो अभी हमने डिफाइन करा, यही तो 1 एएमयू है, यही 1 एएमयू है। तो हम एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास को क्या लिख सकते हैं, मास ऑफ 1 एटम और 1 मॉलिक्यूल अपॉन में 1 एएमयू, क्योंकि 1/12 मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12 क्या हो गया 1 एएमयू हो गया, ठीक है। अब ये ऊपर जाएगा, ठीक है, तो एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास तो रिलेटिव होते हैं, तो ये क्या होते हैं यूनिटलेस होते हैं। तो अगर ये ऊपर जाएगा 1 एएमयू से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा मास ऑफ 1 एटम और 1 मॉलिक्यूल। तो ऐसी है, मतलब जैसे कि अगर हम 5 की मल्टीप्लाई 1 ग्राम से करेंगे तो क्या आएगा 5 ग्राम आएगा। तो ऐसे ही 1 एएमयू की मल्टीप्लाई जब हम एटॉमिक मास से करेंगे तो यही एक इंटू एटॉमिक मास की जो भी वैल्यू होगी किस में आएगी एएमयू में, बस
एटॉमिक मास की जो भी वैल्यू होगी जब उसकी 1 एम से मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू तो वही रहेगी जो एटॉमिक मास की है, बस उसकी यूनिट बदल जाएगी, पहले यूनिट लेस था अब एमयू हो जाएगा, और वो क्या होगा, मास ऑफ वन एटम या वन मॉलिक्यूल। तो ये कंक्लूजन भी हमें याद होना चाहिए, समझ में आना चाहिए कि कैसे आया। ठीक है। अच्छा, अब एक एग्जांपल लेते हैं। अगर एक एग्जांपल लिया मैंने हीलियम, हीलियम का एटॉमिक मास कितना होता है, 4 होता है। ठीक है, हीलियम का एटॉमिक मास होता है 4। ठीक है, तो इसको ऐसे लिख लेते हैं, सपोज एक ऐसी है 2He4 है हमारे पास है। ठीक है, तो इसका मास नंबर कितना हो गया, मास नंबर क्या होता है, ए होता है, तो कितना हो गया, 4 हो गया। ठीक है, इसका एटॉमिक मास कितना हो गया, मैंने एटॉमिक मास कॉमन लिखवाए थे, कितना है इसका एटॉमिक मास, 4। 4 की 4 एमयू 4 होगा, 4 एमयू क्यों नहीं होगा, क्योंकि एटॉमिक मास रिलेटिव क्वांटिटी है, यूनिटलेस है। ठीक है, रिलेटिव एटॉमिक मास होता है। ठीक है, अच्छा अब मॉलिक्यूलर मास तो इसका डिफाइन नहीं है क्योंकि तो एटम है। ठीक है, अगर मैं तुम आपसे पूछूं मास ऑफ वन हीलियम एटम, वन हीलियम एटम का मास कितना होगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 एमयू। ठीक है, क्योंकि मास ऑफ वन एटम कैसे निकलता है, एटॉमिक मास को ही आप एमयू में लिख दो तो आपका क्या आ जाता है, आपका मास ऑफ वन एटम आता है। इसी को ग्राम में निकालना हो तो क्या करें, एमयू को ग्राम में कन्वर्ट करने का हमें पता है, 1.66 इंटू 10⁻⁻24 से मल्टीप्लाई कर दो तो ग्राम आ जाएगा, या फिर एवोगैड्रो से डिवाइड कर दो तो भी ग्राम आ जाएगा। तो ये हो गया आपका ग्राम में अगर आपको निकालना है। ठीक है, इसके अलावा एक और ऐसे ही करते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल इस बार लेते हैं कैल्शियम। ठीक है, कैल्शियम ये वाला आइसोटोप लेते हैं कैल्शियम का। ठीक है, तो इसका मैं बोलूँ इसका मास नंबर क्या होगा, 40। इसका एटॉमिक मास कितना होगा, क्योंकि एटॉमिक मास तो मास नंबर के जनरली बराबर ही होता है, तो 40 होगा, लेकिन ये कौन सा रिलेटिव होगा तो इस वजह से यूनिट नहीं होगी। मॉलिक्यूलर मास इसके लिए डिफाइंड नहीं है। अब बात करें मास ऑफ वन एटम, मास ऑफ वन कैल्शियम एटम, तो इसका मास कितना होगा, 40, और क्या लग जाएगा साथ में, एमयू। ठीक है, इसी को ग्राम में कन्वर्ट करना हुआ तो हम कर लेंगे, एवोगैड्रो से डिवाइड या 1.66 इंटू 10⁻⁻24 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अगर मैं ऐसे ही बोलूँ कि एक एटम का मास तो इतना है, तो 5 एटम ऑफ कैल्शियम का मास कितना होगा, 5 एटम्स ऑफ कैल्शियम का। ठीक है, 5 एटम्स ऑफ कैल्शियम का मास होगा 200 एमयू। एक का 40 है तो 5 का कितना होगा, 200 होगा। ठीक है, अगर बात करूँ 25 का कितना होगा, 25 एटम्स ऑफ कैल्शियम। ठीक है, तो 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे, अब तो 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। 1000 एम 25 इंटू 40 1000 आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं पूछूँ 600 एमयू है, 600 एमयू है किसका, कैल्शियम का, तो कितने एटम्स होंगे, नहीं उल्टा करना है, 600 एमयू दिया है कैल्शियम का, तो हमें एटम निकालने हैं कितने होंगे, इसमें कितने एटम होंगे कैल्शियम के। तो सिंपल यूनिटरी मेथड, इस चैप्टर की कैलकुलेशन सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीके से होंगे और उसका नाम है यूनिटरी मेथड। क्या यूनिटरी मेथड, 40 एमयू में एक एटम, 40 एमयू का है एक एटम का मास। ठीक है, तो 600 एमयू कितने का होगा, सिंपल 1/40 इंटू 600, ये क्या आ गया, क्या 15 एटम आ गया, बोलो। ठीक है, तो आ गया 15 एटम्स ऑफ कैल्शियम। ठीक है, ये बात हो गई। ठीक है, अगला एग्जांपल लेते हैं। अगला एग्जांपल है नाइट्रोजन N2, N2 लेना है। ठीक है, N2 लेना है तो इसका मॉलिक्यूलर मास पहले तो क्या हो जाएगा, ये तो याद होना चाहिए हमें, N2 का तो मॉलिक्यूलर मास बिल्कुल अच्छे से, मॉलिक्यूलर मास N2 का क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास नाइट्रोजन एटम का होता है 14 और नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का होता है 28, रिलेटिव है तो यूनिटलेस होगा। ठीक है, अगर मैं बात करूं मास ऑफ वन नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, मास ऑफ वन नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल मतलब N2 की बात कर रहा है, तो कितना होगा, ये हो जाएगा 28 एमयू। ठीक है, एटॉमिक मास यूनिट्स ऐसा नहीं सिर्फ एटम के लिए डिफाइंड होती है, वेरी वेरी स्मॉल मास है, तो मॉलिक्यूल के भी डिफाइंड है, तो मॉलिक्यूलर मास निकालना है तो बस आप मॉलिक्यूल मतलब मास ऑफ वन नाइट्रोजन मॉलिक्यूल निकालना है तो आप क्या सिर्फ मॉलिक्यूलर मास को एमयू में रख दो, आपका मास ऑफ वन नाइट्रोजन मॉलिक्यूल आ जाएगा।
ठीक है। अब इसी को ग्राम में कन्वर्ट करना होगा तो कैसे करेंगे, या तो एवोगाड्रो से डिवाइड कर देंगे या फिर तो एवोगाड्रो से डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा ग्राम में कन्वर्ट, या फिर आप इसको 28 को मल्टीप्लाई कर दोगे 1.66 इंटू 10⁻24 से और आपका आ जाएगा ग्राम में। ठीक है, एक और क्वेश्चन लो, एक और क्वेश्चन लो SO3। SO3 इसका मॉलिक्यूलर मास क्या एटॉमिक मास डिफाइंड है इसके लिए? नहीं, क्योंकि एटॉमिक मास तो किसके लिए, एलिमेंट्स के लिए डिफाइंड होता है। एलिमेंट्स का मतलब जिसमें सिंगल टाइप ऑफ एटम होते हैं, तो इसके लिए मॉलिक्यूलर मास डिफाइंड है। रिलेटिव है तो कितना होगा, सल्फर का 32 होता है और ईच ऑक्सीजन का 16 होता है, तो कितना हो गया, 80 हो गया, यूनिटलेस होगा। ठीक है, अगर बोलूँ मास ऑफ 1 SO3 मॉलिक्यूल, ठीक है, मास ऑफ 1 SO3 मॉलिक्यूल, तो होगा वही जो मॉलिक्यूलर मास होगा, बस सिर्फ AMU में लिख देंगे। ठीक है, तो 80 AMU कन्वर्ट कर देंगे, कन्वर्ट कर सकते हैं ग्राम में भी हम बिना किसी दिक्कत कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर मैं बोलूं 400 AMU SO3 है तो इसमें कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, तो हमें पता है कि 80 AMU में एक मॉलिक्यूल है। ठीक है, 80 AMU में एक मॉलिक्यूल है, तो 400 में कितने होंगे, सिंपल यूनिटरी मेथड लगाना है। 80 में एक है तो 400 में कितने, 400/80 यानी कि 5 मॉलिक्यूल्स होंगे SO3 के। बिल्कुल एकदम यूनिटरी मेथड से हम कर रहे हैं, एकदम सिंपल तरीके से, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें समझ में आई होंगी। तो आई होप एटॉमिक मास यूनिट, मॉलिक्यूलर मास, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, ये मास ऑफ वन एटम, ये वाली बात समझ आई होगी। आई है तो ये क्वेश्चन करो। ठीक है, ये क्वेश्चन करो अच्छे से। हमें क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट मास ऑफ 5 एटम्स ऑफ आयरन। ठीक है, 5 एटम्स ऑफ आयरन का मास बताना है। ठीक है, हमें पता है क्या कि एटॉमिक मास कितना है आयरन का, एटॉमिक मास ऑफ आयरन होता है 56 AMU नहीं 56, क्योंकि एटॉमिक मास रिलेटिव है। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है कि 56 AMU में एक एटम है, 56 AMU में एक एटम है, या एक एटम का मास कितना है, ऐसे लिख लो, एक एटम का मास कितना है 56 AMU, तो 5 एटम का मास कितना हो जाएगा, 5 इंटू 56 AMU, सिंपल, तो कितना हो जाएगा 280 AMU हो जाएगा। बोलो बोलो बोलो, कोई दिक्कत? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें हमें कैलकुलेट करना है टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन 115 AMU ऑफ सोडियम, और ये आइसोटोप हमें दिया हुआ है, इसका A है 23 और Z है 11। ठीक है, तो हमें पता है कि सोडियम का एटॉमिक मास कितना है 23, एटॉमिक मास है 23 AMU नहीं, फिर से बोल रहा हूँ क्योंकि एटॉमिक मास रिलेटिव निकालते हैं। तो 23 हमें पता है, 23 अगर है तो एक एटम का मास कितना हो गया सोडियम का 23 AMU। तो 23 AMU में हम कह सकते हैं कि कितने एटम है, एक एटम है, और एक एटम में कितने न्यूट्रॉन है, A-Z। A-Z A क्या है 23। ठीक है, ये क्या होता है A, और ये क्या होता है Z। ठीक है, और A क्या होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, और Z क्या होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो A-Z से करोगे तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आ जाएंगे, तो 23 - 11 न्यूट्रॉन है इसमें। ठीक है, इतने न्यूट्रॉन है। अब हमें क्या है 115 AMU में कितने एटम होंगे, सीधा सीधा यूनिटरी मेथड, 5 एटम हो जाएंगे। 23 AMU में एक एटम, तो इतने में 115 में 5 एटम। अच्छा, अब एक एटम में कितने न्यूट्रॉन थे 12, तो 5 में कितने होंगे 12 इंटू 5। ठीक है, 12 इंटू 5 यानी कि 60 न्यूट्रॉन्स, 60 न्यूट्रॉन्स। सिंपल, अगला क्वेश्चन करते हैं। कैलकुलेट नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स ऑफ CH4 इन 800 AMU ऑफ सैंपल। ठीक है, तो वो कह रहा है ग्राम मॉलिक्यूल निकालने हैं। ठीक है, ग्राम मॉलिक्यूल निकालने हैं मतलब क्या निकालना है, ग्राम और मॉलिक्यूल के बीच में कुछ नहीं है, हाइफन है सिर्फ, तो क्या निकालने हैं, मोल्स निकालने हैं। किसका निकालने हैं, सी मॉलिक्यूल, किस कौन सा मॉलिक्यूल के निकालने हैं, मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल किसका है CH4 का, तो मोल्स ऑफ CH4 निकालने हैं बस। किसमें, 800 AMU सैंपल में। ठीक है, ये हमें निकालना है। ठीक है, हमें पता है कि CH4 का मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा 16 AMU नहीं, क्योंकि मॉलिक्यूलर मास रिलेटिव क्वांटिटी है, यानी कि
एक अगर मॉलिक्यूलर मास ऑफ CH4 16 हो गया तो एक मॉलिक्यूल ऑफ CH4 यानी कि CH4 मीथेन के एक मॉलिक्यूल का मास कितना हो गया, सिर्फ उसी को AMU में रख दो 16 AMU, सिंपल, क्योंकि कार्बन का होता है 12 और ईच हाइड्रोजन का होता है 1, ठीक है। तो एक मॉलिक्यूल, तो अगर मैं बोलूँ 16 AMU, ठीक है, तो 16 AMU, क्या 16 AMU मतलब 16 AMU का मास है एक मॉलिक्यूल का, 16 AMU मास है एक मॉलिक्यूल का, तो 800 AMU मास कितने मॉलिक्यूल का होगा, सिंपल, निकाल लो, डिवाइड करके 800/16 कितना हो जाएगा, यूनिटरी मेथड है, सिंपल 50 मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अब इसके हमें क्या निकालने हैं, मोल्स निकालने हैं। तो मोल्स निकालने क्या होता है, मोल्स होता है हम मैंने बताया था कहीं भी मोल्स तक जाना हो तो डिवाइड आता है, नंबर ऑफ यूनिट पार्टिकल डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो, और यूनिट पार्टिकल मीथेन के क्या होंगे, क्योंकि मीथेन एक कंपाउंड है, कंपाउंड के यूनिट पार्टिकल मॉलिक्यूल ही होते हैं, तो इसके मोल्स निकालने का सबसे बढ़िया तरीका है 50/एवोगैड्रो, सिंपल, ये आ गए इसके इतने मोल्स, और यही आंसर है। अब आंसर अलग जिस भी फॉर्मेट में दिया हम कैलकुलेट कर लें, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ एटम, हमें टोटल नंबर ऑफ एटम बताने 196 AMU सैंपल ऑफ H2SO4। अब H2SO4 है, इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, 98 होता है, 98 AMU नहीं, 98 क्योंकि मॉलिक्यूलर मास रिलेटिव है। तो H ईच हाइड्रोजन का होता है 1, ईच सल्फर का होता है 32 और ईच ऑक्सीजन का होता है 16, तो 16 तो 1 2 2 प्लस 32 प्लस 4 16 तो 64, सम करोगे तो आ जाएगा 98, मॉलिक्यूलर मास हो गया 98। तो एक मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4 का यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड के एक मॉलिक्यूल का मास हो गया 98 AMU, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि 98 AMU में 98 AMU मास है किसका, एक एटम का, सॉरी एक मॉलिक्यूल का, एक मॉलिक्यूल किसका, सल्फ्यूरिक एसिड का, और एक मॉलिक्यूल में कितने एटम है, गिनो, H2SO4 के एक मॉलिक्यूल में कितने एटम है, 2 + 1 + 4 यानी कि 7 एटम है, 7 एटम्स है, ठीक है। तो अब निकाल लो बस 196 AMU, 196 AMU कितने मॉलिक्यूल्स का मास होगा, दो मॉलिक्यूल्स का मास होगा, एक मॉलिक्यूल में 7 एटम, तो दो में 14 एटम्स, सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं मोलर मास। तो व्हाट इज मोलर मास, ठीक है, थ्योरेटिकली समझे तो मोल का मास, हाँ, यानी कि मास ऑफ वन मोलर सब्सटेंस। तो अगर मैं किसी भी प्योर सब्सटेंस के लिए बात करूं, फॉर अ प्योर सब्सटेंस, मोलर मास क्या होगा, तो नाम से मैं एक मोल का मास यानी कि मास ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस, ठीक है। पर एक मोल ऑफ सब्सटेंस का मतलब मास ऑफ 1 मोल को क्या लिख सकते हैं, एक मोल में कितने यूनिट पार्टिकल होते हैं, एवोगैड्रो, तो मास ऑफ एवोगैड्रो यूनिट पार्टिकल्स ऑफ अ सब्सटेंस, लिख सकते हैं, बताओ, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते, मास ऑफ एवोगैड्रो यूनिट पार्टिकल्स ऑफ अ सब्सटेंस, ठीक है। अब एक और बात लिख रहा हूं, ये एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास के ही न्यूमेरिकल वैल्यू के बराबर होता है, लेकिन बस किस में आ जाता है, इन ग्राम पर मोल, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है। तो व्हाट इज अ मोलर मास फॉर अ प्योर सब्सटेंस, इट इज मास ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस, और 1 मोल में कितने पार्टिकल, एवोगैड्रो यूनिट पार्टिकल, तो मास ऑफ एवोगैड्रो यूनिट पार्टिकल्स ऑफ अ सब्सटेंस भी हो जाएगा। और एक और बात, एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास के ही बराबर होता है मोलर मास, बस यूनिट आ जाती है, क्योंकि एटॉमिक मास मॉलिक्यूलर मास दोनों यूनिटलेस होते हैं, क्योंकि दोनों रिलेटिव क्वांटिटीज हैं, लेकिन मोलर मास की यूनिट होती है ग्राम पर मोल। क्या क्यों होती है ग्राम पर मोल, आगे चल के अभी मैं बता दूंगा, लेकिन एटॉमिक मास मॉलिक्यूलर मास के न्यूमेरिकल वैल्यू के बराबर होता है, बस यूनिट ग्राम पर मोल लग जाती है। अब समझते हैं एक एग्जाम्पल से, ठीक है। एग्जाम्पल लिया सपोज मैंने लिथियम, ठीक है, लिथियम का जो मास नंबर होता है वो होता है 7,
ठीक है, लिथियम का मास नंबर ए, ठीक है, वो कितना होता है 7 होता है। ठीक है, तो इसका एटॉमिक मास कितना हो गया, एटॉमिक मास भी 7 हो गया। ठीक है, एटॉमिक मास हो गया 7, मॉलिक्यूलर मास इसके लिए डिफाइन नहीं है। अगर मैं बोलूँ कि 7 AMU, या अगर मैं बोलूँ कि मास ऑफ वन एटम कितना होगा, मास ऑफ वन एटम, ठीक है, मास ऑफ वन लिथियम एटम कितना होगा, तो अब क्या एटॉमिक मास की वैल्यू ही आएगी, बस AMU लग जाएगा। ठीक है, अगर मैं बोलूँ मास ऑफ एवोगैड्रो लिथियम एटम्स, तो क्या एक एटम का मास है 7 AMU, तो एवोगैड्रो का क्या, एवोगैड्रो से मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, अगर मैं बोलूँ वन, इसको अब देखो 7 AMU इंटू एवोगैड्रो, लेकिन हमें क्या पता है कि AMU को ग्राम में कन्वर्ट करना कैसे होता है, 7 इसको लिख सकते हैं AMU को 1 अपॉन एवोगैड्रो इंटू एवोगैड्रो, और ये अब किस में आ जाएगा, ग्राम, क्योंकि एक AMU में 1 अपॉन एवोगैड्रो ग्राम होते हैं, तो एवोगैड्रो से एवोगैड्रो कट जाएगा, कितना आ जाएगा 7 ग्राम। तो हम क्या कह सकते हैं, मास ऑफ 1 मोल लिथियम एटम्स कितना हुआ 7 ग्राम। मास नंबर क्या होता है, मास नंबर कभी भी फ्रैक्शनल नहीं हो सकता, सिंपली प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम है, और इसमें कितना होता है लिथियम का, जो मोस्ट कॉमन आइसोटोप है। ठीक है, तो लिथियम का जनरली एक ही आइसोटोप हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसका मास नंबर कौन सा होता है, 7 होता है। ठीक है, एटॉमिक मास कितना हो जाएगा, एटॉमिक मास याद है रिलेटिव निकाला था, रिलेटिव क्यों निकाला था अगर याद करो, एक इसकी वैल्यू इंटीजर आए और मास नंबर के आसपास आए, तो इंटीजर आ रही है और मास नंबर के बराबर आ रही है, जिससे ज्यादा वैल्यू याद करने पड़े, इसी ये यूनिटलेस था, और ना कि मास ऑफ वन एटम सिर्फ नहीं था, मास ऑफ वन एटम डिवाइडेड बाय 1/12 ऑफ द मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12 ये था। अब मास ऑफ वन लिथियम एटम ये कैसे निकाला था, याद करो कि इसमें क्या था, मास ऑफ वन, कोई भी एक एटम या एक मॉलिक्यूल का मास अगर लिखना है तो एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास को सिर्फ AMU में लिख दो, मतलब मॉलिक्यूलर मास और या एटॉमिक मास की वैल्यू और यूनिट लगा दो AMU, तो वही आंसर होगा जो कि मास ऑफ एक एटम का है, यही आंसर है। ठीक है, तो मास ऑफ, अब बात करें एवोगैड्रो लिथियम एटम, एवोगैड्रो लिथियम एटम की, तो हमने क्या करा, इसको एवोगैड्रो से मल्टीप्लाई कर दिया, हमारा अल्टीमेटली आ गया 7 ग्राम। तो अगर मैं एक लिथियम एटम का बात करूं तो आएगा 7 AMU, और एक मोल की बात करूं तब आएगा 7 ग्राम। तो ये फर्क है इनमें। तो अब मास नंबर, एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, और मास ऑफ वन एटम और मास ऑफ वन मोल एटम, इन सभी में डिफरेंस समझ आया होगा। और हम एग्जांपल एक दो और ले लेते हैं। चलो अगला एग्जांपल O3। ठीक है, इसका मॉलिक्यूलर मास की बात करें तो मॉलिक्यूलर मास आसान है, 16 इंटू 3, मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा इसका। ठीक है, 48 AMU नहीं, रिलेटिव है, बहुत बार बात हो गई है। ठीक है, तो अगर मैं बोलूँ, अगर अब मैं उल्टा पूछता हूँ, अगर मैं पूछूं 48 AMU, इससे क्या समझ आया, इससे समझ आया कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ O3 का मास है, बिल्कुल एक मॉलिक्यूल ऑफ O3 का ये मास है। अगर मैं बोलूं 48 ग्राम, इससे क्या समझ आया, इससे ये समझ आया कि ये 1 मोल ऑफ O3 का मास है, यानी कि अगर मैं और कॉमन भाषा में बात करूं तो यानी कि ये एवोगैड्रो मॉलिक्यूल्स ऑफ O3 का मास है, क्योंकि एक मोल में कितने होंगे एवोगैड्रो यूनिट पार्टिकल, और O3 क्या है, O3 याद करो, O3 वाज अ कंपाउंड, इवन दो इट लुक्स लाइक इट हैज सिमिलर टाइप ऑफ एटम, सेम टाइप ऑफ एटम, बट ये दोनों सारे एटम सेम जैसे नहीं होते हैं, सेम लगते हैं लेकिन होते नहीं है, ऐसा मैंने बताया था। तो क्या होगा, कंपाउंड होगा तो इसका यूनिट पार्टिकल क्या होगा, मॉलिक्यूल होगा, तो 1 मोल में एवोगैड्रो मॉलिक्यूल, तो 48 ग्राम क्या हो गया, तो 1 मोल ऑफ O3 का मास, या फिर एवोगैड्रो मॉलिक्यूल्स ऑफ O3 का मास, और एक मॉलिक्यूल ऑफ O3 का मास कितना हो गया 48 AMU। ठीक है, एक और करते हैं एग्जांपल, कितना H2O, H2O का मैं बोलूं एक मॉलिक्यूल का मास कितना है, अगर मैं बोलूं H2O के एक मॉलिक्यूल का मास कितना है, 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर,
तो होगा 18 AMU, यानी कि मॉलिक्यूलर मास को बस AMU में रख दिया। अगर मैं बोलूँ 1 मोल वाटर का मास कितना है, तो अब भी न्यूमेरिकल वैल्यू तो वही होगी एटॉमिक मोलर मास वाली, यानी कि 18, लेकिन बस अब क्या लग जाएगा, ग्राम। अब ये समझ आया आपको, ठीक है। अगर अब मैं लिखूं कि फॉर अ प्योर सब्सटेंस मोल्स क्या हो जाएगा, मास ऑफ सब्सटेंस अपॉन मोलर मास, यही तो हो गया, मास ऑफ सब्सटेंस अपॉन मोलर मास ऑफ सब्सटेंस। यही तो कर रहे हैं अभी, इसको दूसरे तरीके से भी लिखते हैं, फिर मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा ऑल्सो। मोल्स इनटू मोलर मास क्या आ जाएगा, मास ऑफ सब्सटेंस आ जाएगा, ठीक है। एक बात तो मैंने बताई थी कि अगर आपको मोल से कहीं भी जाना हो, मोल्स पता हो और मोल से कहीं भी जाना हो, तो क्या करोगे, देखो मोल्स पता है, हमें क्या निकालने है, मास निकालना है। मोल्स पता है, मोल से कहीं, मोल से मास पे जाना है, तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, किससे करेंगे, मोलर मास से करेंगे। मोल्स निकालने हैं तो क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, मास ऑफ सब्सटेंस अपॉन मोलर मास। पीछे क्या करा था, हमें मोल्स निकालने थे तो नंबर ऑफ यूनिट पार्टिकल को एवोगैड्रो से डिवाइड करा था, जब मोल्स निकालने हो तो डिवाइड। अब जब मोल्स पता थे तो उससे किससे, एवोगैड्रो से मल्टीप्लाई करा था, तो यूनिट पार्टिकल आ गए थे, नंबर ऑफ यूनिट पार्टिकल आ गए थे, ठीक है। ये बात हो गई, ठीक है। तो ये यही है, ये डेरिवेशन एक तरीके से, हमने इसका डेरिवेशन की कोई जरूरत नहीं, हमने कर तो लिया कि अगर मान लो कि हमारा वाटर ही था, तो वाटर का मोलर मास कितना होता है, वाटर का मोलर मास हमने बताया था कि वाटर का मोलर मास क्या होता है, मोलर मास को हम क्या लिख सकते हैं, एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूलर मास कितना है, 18, लेकिन यूनिट क्या हो जाएंगी, ग्राम पर मोल, ठीक है। पहले तो यूनिट देख लो, यूनिट कैसे हो जाएगी, यूनिट मॉलिक्यूलर मास है, मास की क्या यूनिट है, ग्राम, और मोल्स की क्या है, मोल ही ऐसा एक यूनिट होती है। तो मॉलिक्यूलर मास की यूनिट क्या हो गई, ग्राम पर मोल। सबसे पहली बात तो ये हो गई, प्रूफ भी हो गया फॉर्मूले से, ठीक है। अभी फॉर्मूले पे आता हूँ दोबारा, तो यूनिट ऑफ मोलर मास क्या हो गई, ग्राम पर मोल हो गया, ठीक है। अब ठीक है, तो अब देखो जैसे कि वाटर के 1 मोल का मास कितना है, 18 ग्राम। अगर मैं बोलूँ 5 मोल का मास कितना होगा, तो 18 फाइजा कर दोगे 90, यानी कि क्या कर रहे हो, एक, अगर तुम्हें वाटर के 1 मोल का मास पता है और तुम्हें 5 मोल का निकालना है, तो क्या कर रहे हो, उस 1 मोल के मास से जितने का निकालना है, जितने मोल का निकालना है वो कर रहे हो मल्टीप्लाई। तो 1 मोल का मास पता है वाटर के, जो 18 ग्राम था, और 5 का निकालना था, तो 5 मोल से मल्टीप्लाई कर दिया, हमारे पास उसका मास आ गया। यही तो है वो, और इसी को रीअरेंज करके तो ये लिखा है। तो ये सब हमने ऊपर कर ही लिया है, बस ये सिंपल डेफिनेशन है, हम पढ़ते ही हैं, मोल्स इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास, ये तो बेसिक फार्मूला है। तो ये तो हमें याद ही होना चाहिए। तरीका मैंने बता दिया कि कब मल्टीप्लाई वाला आएगा, जब मोल्स पता हो और कहीं जाना हो, और जब मोल्स निकालने हो तो डिवाइड वाला आएगा। आई होप मैं क्लियर कर पाया हूँगा। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन करो जरा, इसमें क्या कह रहा है, मास ऑफ 2 एटम्स ऑफ एन एलिमेंट दिया है, इतना कितना है, 4 इंटू 10⁻23 ग्राम, देन एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट विल बी, एवोगैड्रो की वैल्यू उसने दी है, ये ले लेना, ठीक है। तो हमें पहले गिवन क्या डेटा है, गिवन डेटा है कि भाई 2 एटम का मास है क्या, 4 इंटू 10⁻23 ग्राम। हमसे क्या पूछा है, एवोगैड्रो एटम्स का मास पूछा है एक तरीके से, क्योंकि एवोगैड्रो एटम्स का ही मास तो क्या होता है, मोलर मास होता है। और ये तो हमने पता है ही कि मोलर मास ग्राम पर मोल में आता है, लेकिन न्यूमेरिकली तो एटॉमिक मास के बराबर ही होता है। जनरली बात करें तो जो मास नंबर है और जो एटॉमिक मास है, मास नंबर है जो एटॉमिक मास है, जो एक एटम का मास है, जो 1 मोल एटम का मास है, वो सब न्यूमेरिकली तो एक ही होते हैं, बस यूनिट में ही तो अंतर है। और हमसे क्या पूछा है, एटॉमिक मास पूछा है, तो हम मोलर मास निकाल लेते हैं, क्योंकि मोलर मास हमें पता है कैसे निकलता है।
ठीक है। मोलर मास क्या होता है? मास ऑफ वन मोल ऑफ सब्सटेंस। और क्या होता है? वन मोल में कितने यूनिट पार्टिकल? एवोगैड्रो यूनिट पार्टिकल। ठीक है, एक एलिमेंट है तो एलिमेंट का जनरली यहाँ पे जब हमें कुछ नहीं दिया तो जनरल मान के चलेंगे, तो एलिमेंट का क्या होता है? वो यूनिट पार्टिकल एटम होता है। तो यानी कि एक मोल ऑफ सब्सटेंस का मतलब मोलर मास क्या है? मास ऑफ वन मोल ऑफ सब्सटेंस। इस केस में क्या लेंगे? एवोगैड्रो यूनिट पार्टिकल। यूनिट पार्टिकल क्या है? मास ऑफ, एक तरीके से हम क्या है, मास ऑफ एवोगैड्रो एटम्स हम निकालेंगे। तो दो एटम का मास है इतना, तो एवोगैड्रो एटम्स का मास कितना होगा? क्योंकि एवोगैड्रो एटम्स ही कंस्टिट्यूट करते हैं वन मोल, और एवोगैड्रो एटम इसलिए आया है क्योंकि एलिमेंट है, और एलिमेंट का यूनिट पार्टिकल जनरली क्या होता है? एटम ही होता है। ठीक है, एवोगैड्रो एटम्स का कितना होगा? एवोगैड्रो एटम्स का हो जाएगा 4 इंटू 10⁻⁻23 अपॉन में 2 इंटू एवोगैड्रो। और एवोगैड्रो की वैल्यू क्या है? 6 इंटू 10⁻23 क्वेश्चन में दी है। ठीक है, इसे आप निकाल लोगे तो इससे क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा हमारा 12 ग्राम। अब ये 12 ग्राम आया एवोगैड्रो एटम का मास। तो इससे हम क्या कह सकते हैं कि यानी कि वन मोल ऑफ अ सब्सटेंस का मास आ गया, यानी कि मोलर मास आ गया। ठीक है, मोलर मास आ गया 12 ग्राम पर मोल। तो एटॉमिक मास कितना हो जाएगा? एटॉमिक मास और मोलर मास एक ही बात होती है, या एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास। एटॉमिक मास एटम्स के लिए डिफाइंड है, एलिमेंट्स के लिए डिफाइंड है। मॉलिक्यूलर मास कंपाउंड्स के या मॉलिक्यूल्स के लिए डिफाइंड है। तो एटॉमिक मास और मोलर मास बात एक ही है, बस एटॉमिक मास की यूनिट नहीं है। फर्क न्यूमेरिकली तो इतना ही फर्क है। और हमने पढ़ा हुआ एक रिलेटिव क्वांटिटी है, दूसरा क्या है, हमने डिफाइन तो दोनों के लिए अलग अलग तरीके से करा है, लेकिन न्यूमेरिकल वाइज तो हमें अब ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया। वैसे भी ज़्यादातर लोग तो एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, मोलर मास एक ही मानते हैं। तो क्वेश्चन तो ये सबके हो ही जाते हैं, लेकिन थ्योरेटिकली हमें पता होना चाहिए कि इनमें क्या डेप्थ वाइज अंतर है। ठीक है, तो क्वेश्चन तो हो गया होगा। अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें कह रहा है नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट इन अ सिग्नेचर। कोई भी एक सिग्नेचर लिखा, सिग्नेचर किससे लिखते हैं? सपोज पेंसिल से लिखा है, पेंसिल से लिखा है तो पेंसिल में क्या होता है? ग्रेफाइट होता है। तो ग्रेफाइट होता है तो वही कार्बन उसके लिए यूज हुआ है। तो एक तो इसमें कार्बन एटम किस में निकालने हैं हमें कि रिटन बाय कार्बन पेंसिल। तो एक कार्बन पेंसिल से लिखा है, वही कार्बन पेंसिल से लिखा है। तो इसमें कितने एटम होंगे अगर उसका मास दिया है? ठीक है, तो मतलब इस कार्बन पेंसिल का हमें मास दिया है, पूछा है कितने एटम होंगे। तो ध्यान रखना कि हमें क्या दिया है? मास दिया है। हमें क्या पूछा है? एटम पूछा है। ठीक है, बेसिकली मैं क्या बात करूँ? यूनिट पार्टिकल पूछा है। ठीक है, तो कभी भी मास से तुम्हें निकालना हो एटम या यूनिट पार्टिकल, कुछ भी मॉलिक्यूल्स वगैरह, तो बीच में रास्ता पकड़ना पड़ेगा तुम्हें मोल का, क्योंकि तुम्हें मास से पहले निकालोगे मोल, और मोल से फिर जाओगे एटम पे या यूनिट पार्टिकल पे। और ऐसे यूनिट पार्टिकल से मोल निकालना पहले, और फिर मोल से मास निकालना अगर मास तक पहुंचना हो। क्योंकि तुम्हें पता है कि मास और मोल्स में अंतर, वो पता है रिलेशन की नंबर ऑफ मोल्स होते हैं मास ऑफ सब्सटेंस अपॉन मोलर मास, और नंबर ऑफ मोल्स और भी क्या होते हैं? नंबर ऑफ यूनिट पार्टिकल अपॉन एवोगैड्रो। तुम्हें मोल्स का रिलेशन दोनों से पता है, तो मोल्स इज द लाइक ब्रिज, क्योंकि चैप्टर का नाम ही क्या है? मोल कंसेप्ट। तो मोल एक ब्रिज की तरह काम करेगा, मोल से तो होके गुजरना ही पड़ेगा। ठीक है, तो अब सिंपल हो गया। हमें क्या दिया? एटम निकालने हैं, वेट दिया है। ठीक है, तो पहले मोल्स निकाल लें, मोल्स निकाल लेते हैं। ठीक है, तो मोल्स निकाल लें अगर, तो कार्बन के कितने मोल्स आ जाएंगे? मास अपॉन मोलर मास कितना है? 12 ग्राम पर मोल। तो इतने मोल आ गए। ठीक है, इतने मोल आ गए। अब एटम की बात करूं, एटम की बात करूं तो क्या कर दूंगा? तो इसे मैं अगर ये आएगा 10⁻⁻4 मोल्स आ गए। ठीक है, इतने मोल्स आ गए। अब मेरे को क्या करने हैं? एटम करने हैं, यानी कि एक मोल में कार्बन ही है, सी है, तो इसका यूनिट एलिमेंट है, एलिमेंट का इसका यूनिट पार्टिकल क्या होगा? एटम ही होगा। तो एवोगैड्रो, यहाँ पे मॉलिक्यूल नहीं एटम ही आएगा, क्योंकि कार्बन एक एलिमेंट और एलिमेंट है जो एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो इसका यूनिट पार्टिकल एलिमेंट ही होगा। तो इसको आप वैल्यू डाल दो। ठीक है, वैल्यू हमें क्वेश्चन में नहीं दी, देखो क्वेश्चन अब वैल्यू नहीं दी तो हम ऑप्शन देखेंगे। तो क्या 6.02, 12.04, 3.01, तो हमें क्या रखनी है वैल्यू? समझ में आ रहा है एवोगैड्रो की? हमें एवोगैड्रो की वैल्यू रखनी है 6.02 इंटू 10⁻23। तो इससे सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 6.02 इंटू 10⁻19 एटम। सिंपल, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड, सॉरी सेकंड।
ठीक है, ये हो गया हमारा। तो अगर कभी भी मास से एटम में, यूनिट पार्टिकल में, यूनिट पार्टिकल से मास में जाना हो तो मोल के सहारे जाना, क्योंकि हमें इन दोनों के बीच में रिलेशन पता है, मास और मोल के बीच में, और मोल और यूनिट पार्टिकल के बीच में पता है। आई होप कि क्लियर हुआ होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहा है मास ऑफ नाइट्रोजन प्रेजेंट इन 3 ग्राम ऑफ यूरिया। सपोज पहले तो हमें यूरिया का फॉर्मूला पता होना चाहिए, तो यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CO NH2। ठीक है, तो इससे इसका मोलर मास आ जाता है, जो कि होता है 60 ग्राम पर मोल। पूरा बोलो, 60 नहीं, 60 ग्राम पर मोल, क्योंकि अब तुम्हें क्लियर है ना बातें कि मोलर मास क्या है, एटॉमिक मास क्या है, तो बोलोगे सही तो होगा सही क्वेश्चन। ठीक है, 60 ग्राम पर मोल। ठीक है, अब तुमसे कह रहा है कि 3 ग्राम यूरिया है तो कितना इसमें होगा, कितना मास ऑफ नाइट्रोजन होगा। तो तुम्हें पता है कि अगर एक मॉलिक्यूल है यूरिया का, एक मॉलिक्यूल है यूरिया का, तो इसमें कितने नाइट्रोजन के एटम है, 2 नाइट्रोजन के एटम है। ठीक है, 2 नाइट्रोजन के एटम है, ये बात समझ आ गई। 2 नाइट्रोजन के एटम हो गए एक एक मॉलिक्यूल यूरिया में। ठीक है, तो यानी कि एक यूरिया का अगर मॉलिक्यूल है तो उसमें 2 नाइट्रोजन के एटम है। अब मैं बोलूँ अगर 1 मोल यूरिया है, 1 मोल यूरिया है, ठीक है, 1 मोल यूरिया है, तो इसमें कितने नाइट्रोजन के एटम होंगे, 2 मोल नाइट्रोजन के एटम होंगे, सिंपल। 1 मोल एक यूरिया था, एक यूरिया का मॉलिक्यूल था, इसमें 2 नाइट्रोजन के एटम थे। तो अगर इसे मोल कर दिया, 1 मोल कर दिया यूरिया, तो इसमें भी तो 2 Na हो जाएगा, तो 2 मोल, तो 2 मोल नाइट्रोजन एटम हो जाएंगे, यानी लिख दिया 2 मोल नाइट्रोजन एटम हो जाएंगे। अगर एक यूरिया है मॉलिक्यूल, एक यूरिया है तो 2 नाइट्रोजन है, तो 1 मोल यूरिया में कितने होंगे, 2 मोल नाइट्रोजन के एटम होंगे, सिंपल। ठीक है, तो अब हमारे पास मोल्स ऑफ यूरिया कितने हैं, मोल्स ऑफ यूरिया हम निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, हमें दिया है मास ऑफ यूरिया 3, और मोलर मास ऑफ यूरिया पता है, हमने 60 निकाला था, तो कितना आया था, 1/20 मोल आया था, 1/20 मोल आएगा। तो मोल्स ऑफ यूरिया पता है, तो 1/20 मोल यूरिया में हम कितने एटम होंगे, निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो 1/20 में कितने होंगे, 2 × 1/20। ठीक है, मोल नाइट्रोजन एटम्स। ठीक है, तो नाइट्रोजन कितने आ गए, यानी कि N के मोल कितने आ गए, 1/10 आ गए, 1/10 मोल आ गए। अच्छा, और अब इसको क्या करना है, नाइट्रोजन के मोल आ गए 1/10। अच्छा, तो अब हमें इसे क्या ग्राम में कन्वर्ट करना है, हमें मास चाहिए, मास चाहिए तो इसे मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देंगे, और नाइट्रोजन यानी कि एक सिंगल एटम ही तो है, एटम ही तो चल रहा है, शुरू से ही एटम चल रहा है, तो नाइट्रोजन का मोलर मास कितना हो जाएगा सिंगल नाइट्रोजन का, 14 ग्राम पर मोल। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा कितना, 1.4 ग्राम, डी ऑप्शन हो जाएगा। अच्छा, इसको दूसरे तरीके से कैसे कर सकते थे, इसको ऐसे कर सकते थे, सपोज हमने 1 मोल यूरिया मान लिया। ठीक है, सपोज हमने 1 मोल यूरिया मान लिया, तो 1 मोल यूरिया मतलब कितना, 60 ग्राम यूरिया, क्योंकि 1 मोल का जो मास होता है वही मोलर मास होता है, तो 1 मोल का मास कितना है, मोलर मास, तो 60 ग्राम यूरिया हो गया। अगर हमने 1 मोल यूरिया माना, तो 60 ग्राम यूरिया में कितने ग्राम नाइट्रोजन हुए, 60 मतलब ऐसे हो गया ना, देखो 1 मोल यूरिया में, 1 मोल यूरिया में कितने हो गए, 2 मोल नाइट्रोजन हो गए, ये तो हमने समझ आई गया। ठीक है, 1 मोल यूरिया में 2 मोल नाइट्रोजन, यानी कि वही 60 ग्राम अगर यूरिया है, ठीक है, 60 ग्राम यूरिया में 28 ग्राम नाइट्रोजन हो गए, क्योंकि 60 ग्राम कैसे आया था, इन सबको जोड़ के ही तो आया था, तो इसमें नाइट्रोजन कितना है, 28 है, यही तो है। तो ऐसे निकाल लो, 60 ग्राम यूरिया में 28 ग्राम नाइट्रोजन है, तो 3 ग्राम यूरिया में कितना नाइट्रोजन है, क्या निकल जाएगा, यूनिटरी मेथड से निकालना है बस। अगर मैं यहाँ पे और लिख दूँ छोटा सा, ठीक है, तो 3 ग्राम यूरिया में कितना आ जाएगा, 28, 28/60 × 3। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, वही 1.4 ग्राम आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया। तो दोनों तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, ये बात समझ आनी चाहिए कि 1 मोल यूरिया में 2 नाइट्रोजन एटम है, तो 1 मोल में कितने होंगे, 2 मोल नाइट्रोजन एटम होंगे, सिंपल। इस तरीके से आपको फिर आपका हो जाएगा। ठीक है, अब पूछ रहा है मास परसेंट ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, मास परसेंट ऑफ नाइट्रोजन, ये एक्चुअल में 4 है,
ठीक है। मास परसेंट ऑफ नाइट्रोजन इन अमोनियम फॉस्फेट, ठीक है। तो नाइट्रोजन का मास परसेंट पूछ रहा है, अमोनियम फॉस्फेट का पहले तो फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो अमोनियम फॉस्फेट का फॉर्मूला होता है NH4 होल थ्राइस PO4, ठीक है, सिंपल, ये तो हमें बेसिक है, 9th-10th में सिखा दिया जाता है। तो अमोनियम फॉस्फेट का ये फॉर्मूला है। इससे मोलर मास निकाल सकते हैं हम अमोनियम फॉस्फेट का, जो कि आ जाता है हमारा 149 ग्राम पर मोल। नाइट्रोजन का ईच नाइट्रोजन का डालते हैं 14, ईच हाइड्रोजन का लेते हैं 1, ईच फॉस्फोरस का लेते हैं 31 और ईच ऑक्सीजन का लेते हैं 16, और फिर उसको रिस्पेक्टिव नंबर ऑफ एटम से मल्टीप्लाई करके सम करके 149 ग्राम पर मोल आ जाता है, ठीक है। तो अब बात करते हैं मास ऑफ नाइट्रोजन की। तो हम एक तरीके से यही हो गया ना कि 1 मोल अमोनियम फॉस्फेट है, यानी कि जो 1 मोल हमारे पास क्या है, अमोनियम फॉस्फेट, 1 मोल अमोनियम, 1 मोल ये है हमारे पास अमोनियम फॉस्फेट। 1 मोल अमोनियम फॉस्फेट में कितने हैं हमारे पास नाइट्रोजन एटम? तो 1 मोल में कितने होंगे, एक मॉलिक्यूल में है 3 नाइट्रोजन, ठीक है, 3 नाइट्रोजन है, 3 से मल्टीप्लाई होगी, तो 1 मोल में कितने होंगे, 3 मोल नाइट्रोजन होंगे। नाइट्रोजन मतलब N, क्योंकि एक में 3 N है ना, N2 नहीं, N आएगा यहाँ पे, क्योंकि एक मॉलिक्यूल में 3 N है, तो 1 मोल में 3 मोल नाइट्रोजन होंगे, ठीक है। तो अब 1 मोल कितना है, यानी कि 149 ग्राम में कितने हुए, 149 ग्राम में हुए 3 मोल नाइट्रोजन, यानी कि 3 मोल है, तो इसको किससे, इसके मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दोगे तो मास आ जाएगा। मोल से कहीं भी जाना है तो किससे मल्टीप्लाई करते हो, मतलब मल्टीप्लाई करते हैं, मोल से कहीं भी जाना है तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, और मास में जाना है तो किससे करोगे, मोलर मास से करोगे। तो ये कितना आ गया, 42 ग्राम आ गया। तो मास परसेंट निकालना है अब अगर हमें निकालना है मास परसेंट, मास परसेंट मतलब परसेंट मास कैसे निकालेंगे ऑफ नाइट्रोजन, तो यानी कि एक तरीके से हमें क्या सीधा बोले तो परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन निकालना है बाय मास। तो क्या मास ऑफ नाइट्रोजन कितना है 42 अपॉन टोटल मास ऑफ कंपाउंड, यानी कि 149 इंटू 100, यही तो हुआ। नाइट्रोजन का कितना मास है इसमें अपॉन टोटल मास इंटू 100, ठीक है। तो अब ठीक है, तो अब क्या हुआ, अब ऑप्शन देखे हमने, ऑप्शन थे थोड़े दूर दूर, तो हमने क्या करा, हमने एक ट्रिक लगा ली, इस 149 को 150 मान लिया। तो क्या करा हमने 42/150 इंटू 100, ठीक है, ये करा। तो अब क्या होगा, अब ये जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो अब आसानी से सॉल्व होके हमारा कितना आ जाएगा, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। देखो जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10 हो जाएगा, ठीक है, और ये आ जाएगा हमारा 28 आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली। तो अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये अप्रोक्सीमेटली कितना 28 ग्राम आ जाएगा, 28 ग्राम आया। लेकिन देखो हमने क्या करा था, इसे हमने इसे थोड़ा कम करा था, असल में इससे क्या था असल में इससे क्या था हमारा थोड़ा सा कम था, तो ये थोड़ा सा कम था असल में। तो असल में आंसर, असल में थोड़ा सा ज़्यादा, असल में ये थोड़ा सा कम था, 150 से थोड़ा कम है ना, थोड़ा सा कम था, तो असल में आंसर थोड़ा सा 28 से ज़्यादा आएगा। 28 से ज़्यादा वाला, थोड़ा सा ज़्यादा वाला एक ऑप्शन है 28.2, पहला ऑप्शन हो गया, ठीक है। इसके बाद का डिस्कशन हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के बाय बाय, टेक केयर।